नमस्कार, अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम मिड डे मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। मिड डे मुद्दा में आज हम बात करेंगे दिग्गजों के चुनाव में टाटा कहने की। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति को देश में पहचान दिलाने वाली नेत्री इस चुनावी रंगमंच से गायब हो गई हैं। प्रदेश में बीजेपी अब महिला नेतृत्व के लिहाज से निर्वात जैसी स्थिति में आ गई है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के चुनाव न लड़ने के साथ ही अब प्रदेश की 3 दिग्गज महिला नेत्री इस चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर नजर आएंगी। इसमें से ताई के नाम से मशहूर सुमित्रा महाजन के अलावा केंद्रीय मंत्री और प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी शामिल है। सुषमा स्वराज और उमा भारती पहले ही 2019 का चुनाव न लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं और अब प्रदेश में ऐसा कोई नाम फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा जो इन तीनों के कद तक जाकर प्रदेश की राजनीति में आए और इस खालीपन को भर सके। हालांकि तीनों नेताओं ने कहा है कि वे सक्रिय रहकर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार जरूर करेंगी। सुषमा का घर भले ही मध्य प्रदेश ना रहा हो, लेकिन वो यहाँ की विदिशा सीट से 2 बार सांसद रही हैं। उमा भारती 2014 के चुनाव में भले ही झांसी से सांसद चुनी गई, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति का वे अहम हिस्सा हैं। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का केंद्र है। उन्होंने उस पार्टी को विकसित किया है कि नई पीढ़ी को अवसर मिलता जाए और संगठन आगे बढ़ता जाए। तो परिवार में भी पिता और माता अपने बेटा और बेटियों को दायित्व का हस्तांतरण करते हैं। ये परंपरा है, ये हमारी राष्ट्रीय सोच है, ये हमारी पारिवारिक सोच है और इसी विरासत के बलबूते आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में खड़ी देती है। तो आपको बता दें कि नारी शक्ति के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी में अब टोटा इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के दिग्गजों ने टाटा कर दिया है। सुमित्रा महाजन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उसके पहले की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ही इनकार कर चुकी हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि इन दिग्गजों के बाद अब बीजेपी किसे इन सीट से मौका दे सकती है और जिसे भी मौका दिया जाएगा क्या वो इतने बड़े कद तक पहुंचने के लायक होगा, ये बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि ये जो 3 दिग्गजों की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने प्रदेश की राजनीति को केंद्र तक पहुंचाया है और मध्य प्रदेश की राजनीति की एक अलग पहचान बनाई है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद कुलकर्णी जी हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल हैं। मिलिंद जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार जी। मिलिंद जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि बीजेपी के 3 दिग्गजों ने प्रदेश की राजनीति या फिर कह सकते हैं कि केंद्र की राजनीति से टाटा कह दिया है। सुमित्रा महाजन की बात की जाए तो 8 बार की सांसद हैं, काफी दिग्गज नेता बीजेपी की हैं। उमा भारती की बात की जाए वो भी काफी दिग्गज नेता हैं। साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बात की जाए काफी वरिष्ठ नेता बीजेपी की मानी जाती हैं। इनका लोकसभा चुनाव को बाय बाय कहना, टाटा कहना, वरिष्ठ पत्रकार की नजर से आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश के इतिहास में क्या या सभी जगह हम लोग चर्चा करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां हर संगठन में बनती हैं। मैं बहुत पुरानी बात से शुरुआत करूंगा कि जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हमारे देश में हुआ था तब भी ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और उसके बाद में हमें लाल बहादुर शास्त्री मिले और उन्होंने लोगों में ज़्यादा विश्वास अर्जित किया और वो ज़्यादा लोगों के बीच और लोकप्रिय हुए। तो ये एक प्रक्रिया होती है हर संगठन में कि पुराने लोग जाते हैं और नए लोग आते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है कि जो व्यक्ति एक बार सत्ता सुख भोग लेता है या जो व्यक्ति एक बार कुर्सी पर बैठ लेता है वो सामान्य तौर पे उससे फिर वो किनारा नहीं कर पाता, उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ही निर्णय है कि जिन्होंने 75 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उन्हें जो है लोकसभा में उम्मीदवार नहीं बनाएगी और उनका मार्गदर्शन पार्टी दूसरे फ्रंट्स पे लेगी। तो उसी प्रक्रिया में उनके साथ ये आपको मालूम होगा, इसकी पूरी राजनीति जो है अखबारों में भी छपी है कि पहले जो है ये बात थी कि उन्होंने बातचीत की नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, और बाद में यही बाद में सुनाई दिया कि वही इनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन आखिर में 8-10 दिन तक जब पूरी चुप्पी छाई रही तो आखिर में जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के रामलाल जी, उनको ये उनसे कहना पड़ा कि अब आप ये घोषणा कर दीजिए। तो मुझे ये लगता है इसमें राजनीति या बिटवीन द लाइंस जो है वो यही है
कि ताई को पहले से ही कह दिया गया होगा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, और ताई शायद इस बात को परस्यू कर रही होंगी या किसी तरह से मनाने की कोशिश कर रही होंगी कि मैं लड़ना चाहती हूँ। और यदि ये भी सुना गया था कि यदि वो नहीं लड़ती है तो वो अपने किसी समर्थक उम्मीदवार को जो है वहाँ से टिकट दिलाना चाहेंगी। जी मिलिंद जी, लेकिन अब अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने एक उदाहरण भी दिया था, लेकिन जिस तरह से ये 3 महिला वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की, अब इन तीनों ने ही लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुषमा स्वराज की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है क्योंकि उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं रहती, तो ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। साथ ही अगर उमा भारती की बात की जाए तो वो कुछ समय अब उनका कहना है कि मैं गंगा को देना चाहती हूँ, गंगा के साफ सफाई पर मैं ध्यान देना चाहती हूँ, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। लेकिन सुमित्रा महाजन की अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले तक जो आपने बताया भी है कि वो खुद कह रही थी कि मैं इंदौर की चाबी अपने हाथ में रखना चाहती हूँ, जबकि विपक्ष लगातार कह रहा था कि अब इंदौर की चाबी उन्हें दे देनी चाहिए किसी वरिष्ठ को। लेकिन अब अचानक से वो कहती हैं कि नहीं, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्या कोई आपको लगता है कि बीजेपी के पास ऐसा बड़ा चेहरा है जो इन तीनों की बराबरी कर सके? देखिए, अपन इंदौर की ही बात करें पूजा जी, तो वहां से मालिनी गौड़ जी का नाम चल रहा है जी। आपको मालूम होगा कि इसके पहले ग्वालियर को लेकर जब चर्चा हुई थी तो समीक्षा गुप्ता को लेकर बात हुई थी जी। तो ऐसे पार्टी में, और इसके पहले के थोड़ा सा हम 10 साल पहले 15 साल पहले जाएं तो भोपाल में एक अपने यहाँ उषा चतुर्वेदी जी जो हैं वो रहीं, उसके बाद राजो मालवीय रही, आज भी वो सक्रिय हैं। तो ये हमेशा हर पार्टी में ऐसा ही होता है कि एक सेकंड लाइन हमेशा बनी रहती है, और यदि वो नहीं भी होती है उतनी योग तो धीरे धीरे जब वो उस प्रक्रिया में आ जाती है तो उनमें वो योग्यता अपने आप आ जाती है कि वो इस तरह का जो है कहना चाहिए लोकप्रियता या इस तरह का जो है कामकाज को लेकर अनुभव जो है वो अर्जित कर लें। जी मिलिंद जी, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। पटेरिया जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद जी। पटेरिया जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, इसे किस तरह से देखा जाए जो प्रदेश की 3 महिला दिग्गज नेता उमा भारती, सुमित्रा महाजन और सुषमा स्वराज, इन तीनों ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, इसे वरिष्ठ पत्रकार किस तरह से देखते हैं और इसके बाद अब प्रदेश की राजनीति में क्या कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है इन बातों को जेंडर वाइज होकर नहीं देखना चाहिए। जब एक बड़े पद पर व्यक्ति होता है तो वो एक व्यक्ति होता है, उसका कोई जेंडर नहीं मैं मानता हूँ, ना महिला ना पुरुष। और दूसरा, सुषमा स्वराज को महिला होने के कारण कौन पीछे धकेल सकता है? उमा भारती को महिला होने के पीछे कोई धक्का देने की कोशिश या हिम्मत भी नहीं कर सकता। ताई बहुत ही लोकप्रिय महिला हैं। दरअसल राजनीतिक दलों की अपनी दिक्कतें हैं, अपने तौर तरीके हैं। 75 साल का एक फार्मूला बना जिसमें ताई बाहर हो गई, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मामला जम नहीं पाया। दूसरा, उमा भारती गंगा के अभियान से जुड़ना चाहती थी, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। दरअसल उनकी चिंता उत्तर प्रदेश के स्थान पर मध्य प्रदेश आने की है, और जब उनको संकेत नहीं मिले तो उन्होंने 1.5 साल की अपनी यात्रा प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। दूसरा, सुषमा स्वराज का किडनी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर्स ने उनको डस्ट और एलर्जी से बचने के लिए कहा है, और लगभग 1.5 साल पहले उन्होंने सक्रिय इसके चुनावी राजनीति से दूर होने की बात कही थी। दरअसल सुषमा स्वराज का मामला मेडिकल ग्राउंड है, उमा भारती रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर का अवकाश चाहती हैं, और एज फैक्टर कुल मिला के सुमित्रा महाजन ताई को लेके है। तो मुझे लगता है इस एंगल से आप देख भी सकते हैं, और चाहे तो रियलिस्टिक अप्रोच से अलग एंगल से भी देख सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि महिलाओं को लेके राजनीति वायस्ड होती है। जिस उषा चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं, उषा चतुर्वेदी को सिर्फ भोपाल नगर निगम का टिकट इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि वो उतना पैसा खर्च नहीं कर सकती जितना एक दूसरी महिला कृष्णा गौर खर्च कर सकती, जिसे भाजपा ने आरक्षित सीट पर आरक्षित सीट की या ओबीसी की महिला को टिकट दिया, तो लेकिन वो महिला ही को दिया था ना। दूसरा, अन्य महिलाओं को भी समान अवसर मिलते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। मुझे लगता है कि इस एंगल से अगर ना देखें तो बेहतर होगा। जी अनुराग जी, इस एंगल से तो नहीं देख रहे, लेकिन जो आपने कारण भी बताए हैं वो भी बिल्कुल सही है कि सुषमा स्वराज की तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण उन्होंने इनकार किया। उमा भारती जी का भी समझ में आता है क्योंकि वो गंगा के अभियान से जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने इनकार किया। लेकिन ताई की अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले तक वो हाँ कर रही थी कि मैं चुनाव लड़ूंगी, मैं इंदौर की चाबी किसी और को नहीं दे सकती। कांग्रेस भी लगातार इस बात को लेकर निशाना साधती रही कि अब इंदौर की चाबी उन्हें किसी और को सौंप देनी चाहिए। लेकिन
पहले हाँ 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 और अचानक से उनकी ना हो जाती है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिल पर पत्थर रखकर ही उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 12 अप्रैल को वो 76 साल की हो जाएंगी, तो 75 साल का भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्मूला तय किया है। जी। तो उसके तहत देश भर में 75 साल के ऊपर के राजनेताओं को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। और इसी उम्मीद पर टिकी हुई थी कि शायद प्रधानमंत्री ने उनकी बहुत तारीफ की थी जब विदाई सत्र समारोह हो रहा था ताई को लेके, और ताई ने बिल्कुल पीएम से पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं आप तैयारी करिएगा, लेकिन बाद में चीजें टर्न लेती चली गई और ये परिवर्तन हुए हैं। तो दरअसल राजनीति की अपनी कुछ मजबूरियां हुआ करती हैं। ताई की जगह भाई भी होते तो कुछ भी हो सकता था। जी अनुराग जी, लेकिन अब इन 3 बड़े चेहरों के अलावा कौन सा चेहरा आपको नजर आता है? इंदौर की बात की जाए तो इंदौर की सीटें अभी होल्ड करके रखी हुई हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही, तो अब कौन सा ऐसा चेहरा है जो ताई की बराबरी कर सकता है? क्योंकि ताई दिग्गज नेता है, बीजेपी की तरफ से 8 बार सांसद रह चुकी है, रिकॉर्ड उन्होंने कई तोड़े हैं, तो अब उनकी जगह कौन ऐसा होगा जो बीजेपी की इस सीट को बरकरार रख सकता है, उमा भारती की सीट को बरकरार रख सकता है और साथ ही सुषमा स्वराज की सीट बरकरार रहे? बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, इंदौर के मामले में मालिनी गौड़ का नाम है और उसके बाद ताई की पसंद के तौर पर सुदर्शन गुप्ता की बात की जा रही है। दरअसल इंदौर की सीट पर मराठी समुदाय के 4-4.5 लाख वोटर हैं, वो ताई की सबसे बड़ी ताकत हैं और उन वोटर्स को भी नाराज भाजपा नहीं करना चाहती है। मुझे लगता है कि प्रत्याशी चयन में ताई की सलाह को, राय को पूरी तौर पर माना जाएगा और ताई के जो नजदीकी लोगों में सुदर्शन गुप्ता के दावे को मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों से मालिनी गौड़ का नाम आगे बढ़ रहा था। अब इस संघ और संगठन को तय करना है और हो सकता है कुछ और भी टर्न ले जाने के सामने दिख रहा है। दूसरा, विदिशा में साधना सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी बड़ी कोशिश कर रही हैं। एक प्रतिनिधि मंडल परसों दिल्ली में सुषमा स्वराज से मिला था रामपाल सिंह के साथ में। उन्होंने कहा साधना सिंह को टिकट दीजिएगा या शिवराज जी को, क्योंकि दोनों अपने विदिशा की विरासत को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन वहाँ एक नाम और है सुषमा स्वराज की बहन का, वो भी चुनाव में उस रेस में उनका नाम है। वैसे सुषमा खुद मना कर चुकी है। इसके अलावा कई और स्थानीय नाम भी हैं और उमा भारती क्योंकि झांसी से सांसद हैं तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, रविंद्र हैं, वो उनमें से किसी को मुझे लगता है रविंद्र शुक्ला या रविंद्र अवस्थी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाने का सोच रही है। अब आगे क्या होता है, क्योंकि सियासत में हर पल चीजें बदलती रहती हैं। बिल्कुल, और वही बदलाव अभी हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शिव अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये जो तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिलिंद कुलकर्णी जी लगातार इस चर्चा में शामिल है। मिलिंद जी, आपने शिव अनुराग जी की बात सुनी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि राजनीति है, परिवर्तन होना लाजमी और वो परिवर्तन हमें दिखाई भी दे रहा है। विधानसभा चुनाव के समय भी दिखाई दिए थे और लोकसभा चुनाव के समय भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ नाम उन्होंने गिनाए हैं, जैसे इंदौर से मालिनी गौड़ का नाम आगे चल रहा है, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान साधना सिंह के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं और जो तमाम समर्थक है वो खुद इसके लिए आला कमान से मांग कर रहे हैं, साधना सिंह के समर्थन में उतरे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये वो नाम है जो बराबरी कर सकते हैं चेहरों की? नहीं, देखिए, एकदम यदि आप उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो उनका कद जो है या उनका अनुभव जो है वो सुमित्रा ताई के बराबर आ जाएगा तो ये संभव नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ये जो नाम आपने गिनाए हैं, यदि ये लगातार राजनीति में काम करते रहेंगे और विभिन्न पदों पे यदि अनुभव प्राप्त करेंगे तो इनका भी कद बढ़ेगा। आपने जो 3 नाम गिनाए उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुषमा स्वराज तो जो है वो स्वास्थ्य के कारणों से जो है पीछे हटी हैं और ताई जो है वो उम्र के कारण जो है उन्होंने अपने आप को पीछे लिया है। लेकिन उमा भारती जी के साथ अभी ऐसा नहीं है। और दूसरी बात उसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि लोधी समाज की वो बड़ी नेता है और उनके बाद में लोधी समाज के जो एक दूसरे जो कैंडिडेट हैं जिनको टिकट दिया गया है प्रहलाद पटेल जी, तो अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बनने जा रही है जिसमें कि उनके पास कोई नाम ही ना बचे हों। बहुत सारे उनके पास में महिलाओं के भी नाम हैं, पुरुषों के भी नाम हैं। और जो आपने टिकटों के बारे में बात की, इंदौर को लेकर जो है मालिनी गौड़ जी के अलावा वहाँ पर उनके जो भारतीय जनता पार्टी के कोई एक वहाँ के अध्यक्ष हैं उनका भी नाम चल रहा है। ताई खुद अपने पास में जो है चाबी रखने की बात कह चुकी हैं और ये जो है समर्थक है मालिनी गौड़ उनकी। दूसरी बात वहाँ पर यह है कि वहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी का भी नाम चला है, उनके समर्थक जो है मेंदोला जी, उनका भी नाम चला है जी।
भोपाल में हम जान ही रहे हैं कि रोज जो है नए नए नामों पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर प्रतिभा अडवाणी जी का नाम चला है पिछले 2-4-5 दिनों से जी। तो ये तो एक कहना चाहिए कि फैसला संगठन को करना है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को करना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ये दोनों ही सीटें परंपरागत रूप से पिछले 25-30 सालों से जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में रही है जी। लेकिन जिस तरह से आपने बताया है मिलिंद जी, इतना आसान भी शायद बीजेपी के लिए है नहीं, क्योंकि इंदौर से अभी तक नाम तय नहीं हो पाया। एक सबसे बड़ा कारण सुमित्रा महाजन भी थी, और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे इंदौर से उतारा जाए। और अगर बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल से दिग्विजय सिंह के अपोजिट किसे उतारा जाए, बीजेपी अभी इसी उधेड़-बुन में लगी हुई है। तो कह सकते हैं कि चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपना गढ़ बचाने की भी चुनौती है और एक बार फिर से सरकार बनाने की भी चुनौती है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो भी सांसद चुना जाएगा ये पार्टी नेतृत्व भी जानता है, पार्टी भी जानती है, हम सब भी जानते हैं कि वो अल्टीमेटली देश के नेता चुनने में जो है वो भागीदार होगा। बिल्कुल। और मोदी जी का जैसा कि टारगेट है कि वो हर हाल में इस लोकसभा चुनाव में जो है फिर से अपनी पार्टी को जिता के प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से, हाँ एक चीज़ आपने सही कही, ये चर्चा में आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन कांग्रेस के बारे में बता दूं कि वहां से इंदौर से सिंधिया जी का नाम चल रहा है, ज्योतिरादित्य जी का, और भोपाल से दिग्विजय सिंह जी कैंडिडेट 15 दिन पहले बन चुके हैं जी। और काम में भी काफी आगे निकल गए हैं और काफी तेज तर्रार एक नेता है, राजनेता है, चतुर राजनेता है। तो आपको अभी और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन शायद आपको मिली होगी कि उनका जो इन्होंने वॉर रूम बनाया है, यदि आप कभी वहाँ पर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि 60-70 कंप्यूटर्स लगे हैं, वहाँ पे काफ़ी युवा काम कर रहे हैं। वहाँ तरह तरह की इंतजामात किए गए हैं उनके द्वारा कि वहाँ पे आप आदमी चाहे तो वहाँ पे भोजन कर सकता है, वहीं सो सकता है, दिन रात काम कर सकता है। तो ये एक कहना चाहिए कि कड़े मुकाबले की तैयारी की तरफ संकेत मिलते हैं जी। और निश्चित रूप से ये सारे जो आपने बात की, ये बहुत ही कड़े संघर्ष के सीट्स रहेंगी, इंदौर और भोपाल जी। मिलिंद जी, आती हूँ आपके पास। हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी की। नेहा जी, स्वागत है आपका नाधी टीवी पर। नेहा जी, आवाज आ रही है आपको? नेहा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। संपर्क लग रहा है हमारा उनसे टूट गया है। लेकिन हमारे साथ मिलिंद कुलकर्णी जी लगातार बने हुए हैं। मिलिंद जी, आपसे एक सवाल और यहाँ पर पूछना चाहते हैं। जिस तरह से इंदौर से अगर सिंधिया जी का नाम चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तो भोपाल से प्रत्याशी तय हो चुके हैं, लेकिन ये जो परिवर्तन बीजेपी में हमें दिखाई दे रहा है, जो दिग्गज हैं लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, हाँ वजह हालांकि निजी है, उनकी खुद की पर्सनल वजह हैं जिसकी वजह से इनकार किया जा रहा है, लेकिन इससे क्या प्रदेश की राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि 2014 में बहुत ज्यादा मतों से और बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी केंद्र में, लेकिन अभी क्योंकि धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ वजह ऐसी निकलकर सामने आ रही है जिसके कारण जो दिग्गज है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, तो क्या कुछ असर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है इससे? हाँ निश्चित रूप से, देखिए प्रदेश की राजनीति पर तो ऐसा सीधा असर यूं नहीं पड़ता है क्योंकि ये सारे लोग जो हैं ये लोकसभा जाएंगे। हाँ ये रहता है कि यदि लोकसभा में उसी पार्टी के सांसद ज्यादा चुनकर जाएं जिनकी यहाँ पे सरकार है जी, तो थोड़ा सा माफ करिएगा। मिलिंद जी, आती हूँ आपके पास। हमारे साथ नेहा जी एक बार फिर से जुड़ गई हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी की। नेहा जी, स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। जी धन्यवाद जी। नेहा जी, हम लोकसभा चुनाव की, क्योंकि आप कह सकते हैं कि एकदम देल पर ही खड़े हैं और यहाँ के जो दिग्गज नेता है, सुषमा स्वराज ने इनकार कर दिया है चुनाव लड़ने से, उमा भारती भी कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन सुमित्रा महाजन जो है वो इनकार कर चुकी है। और इनकार की वजह हम सब जानते हैं कि 75 पार का जो फॉर्मूला है वो बीजेपी अप्लाई कर सकती है, इसी कारण ये जो है दिग्गज इन्होंने इनकार कर दिया है। लेकिन इसे बीजेपी किस तरह से देख रही है? क्या आपको लगता है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय लिए जाते हैं चुनाव में किसको उतारना है, इसमें सभी समीकरण को देखते हुए जो भी सही उम्मीदवार होता है उसे उतारने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने सुषमा जी का नाम लिया तो मुझे लगता है कि आप पत्रकारिता में हैं और आपको इस बात की जानकारी होगी कि सुषमा जी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहता है और जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि धूल में ना जाए, वो दवाएं रैलियां नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम चुनाव लड़ने से बिल्कुल
इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि उमा भारती गंगा के अभियान से जुड़ना चाहती हैं। सुषमा स्वराज की तबीयत ठीक नहीं रहती, इस कारण वो चुनाव नहीं लड़ रही। लेकिन सुमित्रा महाजन की अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले तक वो इस बात को अस्वीकार कर रही थी कि वो चुनाव लड़ेंगी। इस बात को लेकर हाईकमान से भी बात कर रही थी, लेकिन अचानक से ये होता है कि वो इनकार कर देती हैं। आपको कौन से माध्यम से पता चला कि सुमित्रा महाजन जी चुनाव लड़ना चाहती थी? सुमित्रा महाजन जी ने ये कभी भी नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। सुमित्रा महाजन जी हमेशा ये कहती थी कि मैं इंदौर की चाबी किसी और को नहीं दूंगी, मैं उस निर्णय के साथ रहूंगी। और अभी भी आपने उनका जो पत्र देखा उसमें साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है उसकी पूरी निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो पूरा संगठन जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का है वो एक पूरा अनुशासन में रहने वाला संगठन है, अनुशासन के बाहर नहीं जाता है। कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी से पीछे रखता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नेहा जी, माफ करिएगा समय की मेरे पास बहुत कमी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी, और वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद जी हमारे साथ जुड़े थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से देखा जा सकता है कि प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी की जो 3 दिग्गज नेता थी, सुषमा स्वराज, उमा भारती और सुमित्रा महाजन, इन तीनों ने राजनीति को टाटा कह दिया है। लेकिन इनके बाय बाय कहने के बाद अब बीजेपी के पास आखिर क्या रास्ता बचता है? बीजेपी इन तीनों की जगह किसे मैदान में उतारेगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिन्हें भी उतारेगी, क्या वो इन दिग्गजों की बराबरी कर पाएंगे? क्या वो इनके गढ़ को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस मिड डे मुद्दा में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।